गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो ये वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो है आपका थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। थर्मोडायनामिक्स का जो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और आपका जो यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है, उसको हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ, ठीक है। तो लेट अस बिगिन। सो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज हीट कैपेसिटी, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फर्स्ट में देखेंगे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये कौन सा पार्ट है? ये है आपका थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है, ठीक है। ओके, केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है, ठीक है। ओके। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों ने क्लास 9 और 10th में पढ़ा होगा कि 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, इसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री जो बढ़ाना होता है, इसके लिए जितना भी आपको हीट चाहिए होगा उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो मैं डेफिनेशन यहाँ पे दे सकता हूँ कि वो ये है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ में जो इसका यूनिट होगा, इसका जो यूनिट होगा वो कैसा होगा? यूनिट जो होगा वो ऐसा होगा जैसे कि मान लीजिए आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of water is 4.18 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको आप लोग 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम भी लिख सकते हैं, पर ग्राम। अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है कि सेंटीग्रेड स्केल और केल्विन स्केल में कैसे इसको सेम तरीके से हम लोग लिख रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर सेंटीग्रेड स्केल में आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज होता है तो केल्विन स्केल में भी उसको 1 डिग्री ही उसका इंक्रीज होता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का वाटर है, इसको आपने 31 डिग्री किया, ठीक है। तो जितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ? 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज हुआ है यहाँ पे। अगर आप लोग इसको केल्विन में लेके जाएंगे तो इसमें क्या होगा? 273 प्लस 3 इज इक्वल टू 303। इससे आपको इसको आप अगर लेके जाएंगे केल्विन में तो ये हो जाएगा आपका 304। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 केल्विन का यहाँ पे चेंज हुआ है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर आप 1 डिग्री इसको बढ़ाओगे तो जितना आपको यहाँ पे हीट लगेगा उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जनरली उसको हम लोग एस इससे लिखते हैं। तो यहाँ पे एक बात है, जैसे कि आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है नीट में। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे बताया जाएगा कि द टेम्परेचर ऑफ एन एल्यूमिनियम वायर विथ ए मास ऑफ 20 ग्राम is changed from 10 degree centigrade to 200 degree centigrade. Calculate the heat required in this
प्रोसेस। तो ये है आपका क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली, ये आता रहता है आपके एंट्रेंस में। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि हीट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम लोग के पास एक इजी फॉर्मूला है, जैसे कि Q इज इक्वल टू एम एस डेल टी। तो आपको यहाँ पे एस दिया गया है 30 जूल पर केल्विन पर ग्राम। तो ये है आपका क्वेश्चन। जो सॉल्यूशन है वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है? Q है जो रिक्वायर्ड हीट होता है, इसमें रिक्वायर्ड हीट। M जो होता है इसको बोलते हैं मास, जनरली इन ग्राम, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग को ग्राम में ही मिलता है। मास जनरली इन ग्राम। S जो होता है वो होता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी जो होता है वो होता है आपका टेम्परेचर चेंज। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। एम का जो मास है, वैल्यू है, वो हम लोग देखेंगे। हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 20 ग्राम दिया गया है, तो एम के बाद हम लोग यहाँ पे 20 यहाँ पे पुट कर देंगे। एस जो है वो होता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहाँ पे दिया गया है 30 जूल पर ग्राम। अब हम लोग इसको चेक करके लेंगे, जो हमारा जो मास है वो ग्राम में है कि नहीं है। ठीक है, अगर केजी में होगा तो इसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। डेल्टा टी जो है वो आप लोग देखेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड ये फाइनल टेम्परेचर, और जो इनिशियल टेम्परेचर है वो आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगा 190 डिग्री सेंटीग्रेड, और 190 केल्विन का इसमें चेंज हो रहा है। तो जो आंसर यहाँ पे निकल के आएगा वो जूल में आएगा। अगर इसको आपको कैलोरी में दिया गया है तो आंसर आपका क्या में आएगा, कैलोरी में आएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम लोग इसका एक कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे, पहले हम लोग इसका हीट कैपेसिटी देख लेते हैं क्या है। अभी हम लोग देखेंगे हीट कैपेसिटी। ये हीट कैपेसिटी क्या होता है, इसमें है द टेम्परेचर, द हीट required to rise the temperature of a substance by 1 degree centigrade is called heat capacity। एक ही डिफरेंस है, द ओनली डिफरेंस इज दैट, द ओनली डिफरेंस इज दैट इन heat capacity the substance may be of any weight, but in specific heat capacity it must be 1 ग्राम। सो ये है हमारा हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो डिफरेंस है वो है आपका ये। तो हम लोग इसको कंबाइन करके एक जे मेंस और एडवांस का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे अच्छा वाला क्वेश्चन होता है, यहाँ पे जे मेंस में अच्छा क्वेश्चन आता है। सो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे कि जैसे कि द द ओके, सो 2.56 ग्राम S8 was burned in a bomb calorimeter and the heat was transferred
to a system containing a aluminium vessel which has a heat capacity of 900 joule, and the vessel contained 5 kg of water. Delta S specific heat capacity of water is equal to 4 joule per Kelvin per gram. Calculate the molar combustion एनर्जी ऑफ एसिड। सो ये है हमारा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है। मैंने आपको इसको समझा देता हूँ। पहले पहले देखिए, यहाँ पे एक ये है आपका कैलोरीमीटर। इसमें हम लोग ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने 2.56 ग्राम इसको, इसमें सल्फर यहाँ पे लिया है एसिड, इसको हम लोगों ने बार्न किया है। तो यहाँ पे एक वेसल है, इसके ऊपर ये वेसल में क्या है, ये 5 kg का वेसल है। कितना केजी का वेसल है? वेसल ऑफ 5 kg, सॉरी वेसल जो भी हो, इसका अंदर क्या है, पानी है। सॉरी, पानी जो है इसमें, इसमें 5 kg यहाँ पे पानी हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पे यहाँ से जितना भी हीट यहाँ से निकल रहा है, जो हीट है उसको हम लोग यहाँ पे क्यू ऐसे लिख लेते हैं। और ये जो हीट है ये ट्रांसफर कहाँ पे हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है आपके यहाँ पे जो आपका वेसल है। ओके, एक चीज और भी पे रह गया, टेम्परेचर was raised by 5 केल्विन। सो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे कि ये वेसल हो गया, इसका टेम्परेचर आप देखेंगे यहाँ पे 5 केल्विन यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसका क्या दिया गया है मुझे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नो, हीट कैपेसिटी इज गिवन। हीट कैपेसिटी में क्या होता है, इसका पर ग्राम का जरूरत नहीं होता है। पूरा का पूरा जो वेसल है, इसका जो आपका, इसका आपको 1 डिग्री गर्म करने में जितना आपको लगेगा हीट, उसको यहाँ पे आपको दिया गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हीट कैपेसिटी दैट इज 900। किसका हीट कैपेसिटी है, वेसल का हीट कैपेसिटी है। देखिए, हीट कैपेसिटी क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है। ठीक है ना, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड और 5 केल्विन यहाँ पे इंक्रीज किया। तो 1 डिग्री बढ़ाने में लगेगा आपको 900 जूल, तो 5 डिग्री बढ़ाने में आपको कितना लगेगा, × 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेसल का। ठीक है, अब जो बाकी है यहाँ पे, बाकी है वाटर का। ठीक है, वाटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाटर भी, उसका भी टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 5 केल्विन। पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम का टेम्परेचर 5 केल्विन यहाँ पे राइज हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर के लिए क्या बिठाएंगे, इसमें इसमें हम लोग बिठा देंगे MS∆T। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 900 × 5, ये कितना, किसका हो गया, ये हो गया आपका कैलोरीमीटर का, बॉम्ब का हो गया। ठीक है ना, सॉरी वेसल का हो गया। इसका क्या हो गया, 9 × 5 दैट इज 4500 प्लस इसका m। अभी इसके लिए कर रहे हैं, वाटर के लिए कर रहे हैं। m का जो वैल्यू है, अब देखेंगे यहाँ पे मास, कितना केजी मास है यहाँ पे मास है आपका 5 kg। केजी में तो आप लोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्राम में दिया गया है आपका स्पेसिफिक हीट। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 kg को यहाँ पे 5000 ग्राम पे यहाँ पे निकाल लेंगे, इंटू इसका डेल्टा एस जो है, इसका जो वैल्यू है इसमें 4 यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4 गिवन। डेल टी जो है, इसका टेम्परेचर चेंज, हम लोग ने 5 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर चेंज किया था, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4500 प्लस हो गया आपका यहाँ पे 4 5 20, 20 × 5 दैट इज इक्वल टू 100। 100 इसके साथ हो गया 1 2 3 0। ठीक है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे प्लस कर लेंगे, 0 0, उसके बाद हो गया 5, उसके बाद हो गया 0 0 1। ये हो गया हमारा एनर्जी जो यहाँ से निकला था।
इसको इसमें किसमें निकला है, जूल में निकला है, इसको हम लोग किलो जूल में लेके जाएंगे तो क्या होगा 100.5, इसको हम लोग लिख लेंगे किलो जूल। ठीक है, तो हम लोगों ने जो यहाँ पे हीट जो निकला है यहाँ पे 2.56 ग्राम से, उसको हम लोगों ने निकाल लिया। लेकिन हमको ये निकालने के लिए नहीं बोला गया है, निकालने के लिए बोला गया है मोलर। क्या बोला गया, मोलर। तो ये पे आप लोग एक यूनिटरी मेथड करेंगे। देखिए S8 का मोलर मास कितना होता है, S8 का मोलर मास होता है 256 ग्राम। तो हम लोग कितना यहाँ पे बार्न किए, 2.56 ग्राम। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2.56 ग्राम S8 burns to give 100.5 किलो जूल। और उसका यूनिटरी मेथड करेंगे, 1 ग्राम ऑफ एसिड गिव्स 100 डिवाइडेड बाई 2.56, 100.5 किलो जूल। और 256 इसका मोलर वेट है, 256 इसको करेंगे तो क्या होगा 100.5 डिवाइडेड बाई 2.56 इंटू 256। तो ये हो गया हमारा, जो हम लोग इसको यूज करने के बाद जो हमारा वैल्यू जो आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, वो हो गया हमारा मोलर हीट ऑफ कॉम्बशन। सो एक बात है यहाँ पे, जो डाटा मैंने यहाँ पे लिया है वो मैंने आर्बिट्ररी डाटा यहाँ पे लिया है। सो मुझे कुछ याद नहीं था डाटा, सिर्फ क्वेश्चन याद था, ऐसा क्वेश्चन होता है। सो इस डाटा में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, वैल्यू थोड़ा सा बड़ा भी आ सकता है, ये आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक न्यूमेरिकल। तो हम लोग क्या सीखे यहाँ पे, हम लोगों ने सीखा है किसी कभी भी आपको एस दिया गया है तो स्पेसिफिक हीट आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसका कैसे निकालेंगे, हीट कैसे निकालेंगे, M S del T, M S del T, ये आप निकालेंगे। और एक न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज है 9000 वाट हीटर is placed in 2 kg of water and turned on for exactly 20 seconds. What will be the change in temperature of the water? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आप इसको एज्यूम कर लीजिए, विजुअलाइज कर लीजिए, पहले इसको देख लीजिए क्या है क्वेश्चन में। देखिए ये है आपका 2 kg ऑफ वाटर, बहुत ही अच्छा 2 kg ऑफ वाटर है इसमें। कोई बात नहीं, इसमें एक हीटर ले लेंगे आप। ये है आपका हीटर है, इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया यहाँ से वायर से। इसका हीटर का जो ये है 9000 है वो आपका वाट। तो हम लोग जो जानते हैं ये वाट है, वो आपका पावर का यूनिट है। तो हम लोग इसको एनर्जी के यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या होगा 9000 जूल पर सेकेंड, ये हो गया आपका 9000 वाट। ठीक है ना। तो इसको आपको क्या करना है, जैसे कि एक सेकंड में ये 9000 जूल काम करता है, एक सेकंड में 9000 जूल काम करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टर्न कितना किया, कितने समय के लिए टर्न किया, 20 सेकंड के लिए। सो टोटल हीट यहाँ पे कितना निकलेगा, टोटल हीट निकलेगा आपका, एक सेकंड में लिखता है 9000, तो 20 सेकंड में कितना निकलेगा 9000 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये हो गया आपका क्यू। क्या हो गया, ये हो गया आपके क्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसमें पुट कर देंगे Q इज इक्वल टू MS del T। Q इज इक्वल टू MS del T में पुट कर देंगे तो आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका Q हो गया 9000 इंटू 20। मास कितना हो गया 2 kg। ओके, ओ स्पेसिफिक दिया गया है वाटर का 4 जूल पर ग्राम पर केल्विन। सो यहाँ पे हम लोग इसका मास यहाँ पे मिटा देंगे, इसको 2 kg मीन्स में यहाँ पे 2000 ग्राम यहाँ पे पुट करूंगा। एस का जो वैल्यू है, स्पेसिफिक हीट का जो वैल्यू है, ये आपका यहाँ पे दिया गया है 4। और इसको क्या करेंगे, डेल टी यहाँ पे निकाल लेंगे। तो दिस इज द वे यू कैन फाइंड आउट द डेल्टा टी और द क्यू बाय दिस प्रोसेस। सो हम लोग देखेंगे एस जहाँ पे यूज करेंगे उसमें आपका हीट निकालना है, तो MS del T एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास। और उसके उसके छोड़ के भी और थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन हम लोग इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। मोलर हीट
कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पहले डेफिनेशन देखेंगे। द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 mole of a substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे सीपी लिखते हैं, सी पी। सी माने तो यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी, सी पी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सीपी एक्चुअली क्या है, रेशियो ऑफ एंथैल्पी चेंज एंड टेम्परेचर चेंज। तो ये है हमारा सीपी का जो फॉर्मूला है। कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, देखिए आप लोग को तो पता ही होगा। सीपी इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज कैसे लिखते हैं, डेल एच। टेम्परेचर चेंज कैसे लिखते हैं, डेल टी। तो यहाँ पे जो सीपी का वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया, डेल एच बाई डेल टी। हम लोग इसको कांस्टेंट प्रेशर दिखाने के लिए यहाँ पे एक सफिक्स में यहाँ पे पी एक लिख लेंगे। तो ये है हमारा सीपी। सीपी क्या क्या है, सीपी एंथैल्पी चेंज एंड टेम्परेचर चेंज का जो रेशियो होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, डेल्टा एच हो गया आपका एंथैल्पी चेंज, डेल्टा टी हो गया आपका टेम्परेचर चेंज। ये जो है ये डेल, ये पार्शियल डेरिवेटिव का डेल है। देखिए ये हम लोगों ने 1 मोल के लिए लिखा था, कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए। तो हम लोग इसको 1 मोल के लिए लिखते, तो वैल्यू जो आया था वो आया था सीपी इंटू डेल एच बाई डेल टी, ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम लोग इसको एन मोल के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, इसमें एक एन यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, एन सीपी डेल एच डेल टी। तो हम लोग इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो एन सीपी डेल टी इज इक्वल टू डेल एच। ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एन सी पी डी टी इंटू डेल एच। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन में आता है हमारे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, 9 और 10 में जो है डेल एच इज इक्वल टू एन सी पी डी टी का ये बहुत ही आपका अच्छा इस्तेमाल देखने को मिलेगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू सी पी इंटू डी टी और डेल टी। ये है हमारा फॉर्मूला। ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर में हो गया। इस सिमिलरली हम लोग अगर इसको कांस्टेंट वॉल्यूम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, इज इक्वल टू डेल यू डिवाइडेड बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी। इसको हम लोग क्या कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आप लोगों को पता होगा। जो डेल यू होता है, जो डेल यू होता है वो होता है आपका इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज। हम लोगों ने पढ़ा है ये इंटरनल एनर्जी चेंज। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मोल के लिए। अगर 1 मोल के लिए इसका सीवी है तो डेल यू डेल टी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एन मोल के लिए, एन सी बी इज इक्वल टू डेल यू डेल टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल यू इज इक्वल टू एन सी बी इंटू डेल टी। तो इसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव में भी लिख सकते हैं, और जो आपका ऑयलर्स थ्योरम में होता है तो यहाँ पे हम लोग एसिस भी लिखते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी भी डेल टी। ओके, अगर आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है और आपको सीबी दिया गया है तो आप लोग यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि सीबी इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का एक पॉइंट जो बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का पॉइंट है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो प्रूफ करेंगे, यहाँ पे सीपी
माइनस CV इज इक्वल टू R। ये यहाँ पर हमारा एनसीईआरटी में है, इसका प्रूफ भी आता है, बहुत सारे स्कूल में ये आता है प्रूफ, हम लोग इसको देखेंगे, बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग क्या प्रूफ कर ले, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग एंथैल्पी का जो इक्वेशन है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस PV। तो पीवी जो है ये है आपका वर्क डन, ठीक है ना, और यू जो है ये है इंटरनल एनर्जी, और एच जो है आपका एंथैल्पी, हम लोगों ने पहले पढ़ लिया हमारे पहले क्लासेस में। तो हम लोगों को ये पता है पीवी इज इक्वल्स टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस, पीवी इज इक्वल टू NRT फॉर N मोल ऑफ गैस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो पीवी का वैल्यू है इसको हम लोग RT से रिप्लेस कर देंगे बहुत इजीली। H इज इक्वल टू U प्लस RT, बहुत सिंपल है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड में विथ रेस्पेक्ट टू डेल टी, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू डेल टी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल एच डेल टी डेल यू डेल टी, जो आर जो है वो कांस्टेंट होता है, इसको निकाल लेंगे, आर डेल टी डेल टी, क्या करेंगे इसको कैंसल आउट हो जाएगा ये, तो डेल एच डेल टी इसको हम लोग कांस्टेंट प्रेशर में लिख सकते हैं P, कांस्टेंट वॉल्यूम में लिख सकते हैं V। सो क्या होगा यहाँ पे होगा CP इज इक्वल टू CV प्लस R। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज करेंगे, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। इसका प्रूफ आएगा स्कूल में देखेंगे आप लोग, ओके। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग गामा के बारे में सोचेंगे। CP बाई CV एक रेशियो होता है, CP अपॉन CV, दैट इज इक्वल टू गामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CP बाई CV इज इक्वल टू गामा जो होता है वो होता है आपका पॉइसंस रेशियो। इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा, CP और CV जो चाहिए होगा, ठीक है। तो गामा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, काम में आएगा आपका, ठीक है। तो गामा जो होता है, गामा डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। ये किस में डिपेंड होगा, ये दिस डिपेंड्स अपॉन एटोमिसिटी, दिस डिपेंड्स अपॉन एटोमिसिटी। ये एटोमिसिटी में क्यों डिपेंड करता है, एटोमिसिटी में क्या, ऐसा क्या है जिसमें गामा इसका डिपेंड करेगा, क्योंकि एटोमिसिटी में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे कि आपका मॉलिक्यूल जो है वो आपका रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और इलेक्ट्रॉनिक मोशन, ये 4 तरह का मोशन यहाँ पे हम लोग को शो करता है। तो उससे क्या होता है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता है, जैसे कि इसको फिजिक्स में अच्छे से पढ़ाएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिनोटेड एज F। इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इसको क्या लिख सकते हैं आप, मोनो एटॉमिक के लिए क्या होता है, मोनो एटॉमिक के लिए आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम F का जो वैल्यू होता है वो होता है 3। डाई एटॉमिक के लिए आपका जो वैल्यू होता है F का वो होता है आपका 5। ट्राई एटॉमिक जो होता है इसका जो 2 वर्जन होता है, एक है नॉन लीनियर, जो होता है नॉन लीनियर, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6। ट्राई एटॉमिक जो आपका लीनियर मॉलिक्यूल होता है इसके लिए आपका वैल्यू होता है 7। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा, आपको हम लोग को यहाँ पे गामा मिलेगा। गामा हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये टेबल है, इसको हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। सॉरी, इसको ऐसे ही करते हैं।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे कैसे करेंगे। पहले यहाँ पे लिखेंगे मोनो एटॉमिक, इसके बाद लिखेंगे डाई एटॉमिक, इसके बाद लिखेंगे हम लोग ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर। ठीक है, इसको हम लोग करके दिखाएंगे। उसके बाद एक लीनियर का भी हम लोग कर लेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे सीपी निकालेंगे, सी पहले सीबी निकालेंगे, उसके बाद सीपी निकालेंगे, उसके बाद गामा निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू हो जाते हैं यहाँ पे, कैसे निकालेंगे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ यहाँ पे एक ही बात, यहाँ पे एक ही चीज यहाँ पे याद रखना है, वो है सीबी का जो वैल्यू है वो होता है F/2 इंटू होता है R। ये आपका सीबी का वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग इसको पुट करेंगे। देखिए, तो मोनो एटॉमिक के लिए एफ का जो वैल्यू होता है, मोनो एटॉमिक के लिए जो एफ का वैल्यू होता है वो हम लोगों ने पहले ही देख रखा है, F=3। तो यहाँ पे हम लोग एफ के प्लेस में सीबी, सीबी इज इक्वल टू क्या होता है, F/2 इंटू आर, ये होता है आपका सीबी। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे बिठा देते हैं 3/2 इंटू आर। इसका जो सीपी है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू होता है आर। तो सीपी का की वैल्यू क्या हो जाएगा, सीवी प्लस हो जाएगा आर। तो सीवी का वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है। तो क्या होगा, 3/2 आर प्लस हो गया आर, ये हो गया आपका 5/2 आर। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, गामा निकालेंगे। गामा इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीपी का वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे 5/2 आर, और क्या होता है 3/2 आर। आर आर कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/2 इज इक्वल टू 1.67 के आसपास इसका वैल्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने गामा यहाँ पे निकाल लिया मोनोएटॉमिक के लिए 1.7। अभी हम लोग डायटोमिक के लिए जाते हैं। ठीक है, डायटोमिक के लिए जो एफ का वैल्यू है फॉर डायटोमिक, वो हम लोगों ने पहले ही दिख रखा है, डायमेट की वैल्यू है 5। तो क्या होगा यहाँ पे 5/2 आर, किसका वैल्यू है, ये है सीबी का वैल्यू। तो सीबी का वैल्यू क्या होगा, सीबी प्लस आर। तो सीबी का वैल्यू क्या है, 5/2 आर लिख लेते हैं हम लोग इसमें, उसके साथ में जोड़ कर देंगे हम आर। तो क्या हो जाएगा 7/2 आर। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग गामा निकालेंगे। तो क्या होगा 7/2 आर डिवाइडेड बाई 5/2 आर। तो आर आर कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, इसके बाद क्या आएगा 1.4। ये आ गया हमारा डायटोमिक के लिए। अभी हम लोग निकालेंगे क्या, अभी निकालेंगे हम लोग ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए। जो वैल्यू है वो F/2 आर। तो हम लोगों ने देखा है एफ ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए जो वैल्यू है वो है 6। तो हम लोग क्या करेंगे, 6/2 आर दैट इज इक्वल टू 3 आर। उसके बाद सीपी का जो वैल्यू है क्या होगा, 3 आर प्लस आर दैट इज इक्वल टू 4 आर। और गामा का जो वैल्यू होगा वो है 4 आर डिवाइडेड बाई 3 आर। सो आर विल बी कैंसल्ड आउट एंड 1.33 विल बी द गामा। तो हम लोगों ने ये निकाल लिया, कुछ भी बिना जाने, बहुत ही सिंपल है। आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, सीवी का जो वैल्यू है उसको आपको यहाँ पे याद रखना है F/2 आर, और आप यहाँ पे सीवी सीपी और गामा सबका वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब वर्क डन करेंगे तो इसमें आपका सीपी और सीवी का वैल्यू का जो न्यूमेरिकल आता है उसमें गामा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आप लोग एक दे देते हैं मोनोएटॉमिक के लिए। मोनोएटॉमिक के लिए एग्जाम्पल जो है वो हो गया आपका, जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, सोडियम वेपर हो गया। ये हो गया हमारा मोनोएटॉमिक का एग्जांपल। डायटोमिक का एग्जांपल क्या होता है, N2 होता है, O2 होता है, Cl2 होता है, Br2 जो गैसियस फॉर्म में वेपर फॉर्म में होता है वो होता है। ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर का एक क्लासिकल एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ओजोन का होता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए डायटोमिक और सॉरी ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से हम लोग सीपी और सीवी का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। आप आगे हम लोग देखेंगे ये सीपी और सीवी का वैल्यू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ में बहुत ही काम में आने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं हम लोग, अभी देखेंगे एक वर्क डन के बारे में कुछ यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट के एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग।